सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। गुरु, जवानी और नौजवानी का मतलब यह है कि कुछ समय होता है इंसान के जीवन का जिसमें इंसान अपने ऊर्जा का संपूर्ण इस्तेमाल बड़ी इफ़िशियंसी से करता है। लेकिन हम कभी कभी अपने समय को धीरे धीरे कहाँ बर्बाद कर देते हैं इसका अंदाज़ा हमें नहीं लगता, और हम अपने समय को बर्बाद करके उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां मेरे पास न तो उतनी ऊर्जा होती है, न ही उतना समाज का, परिवार का समर्थन होता है, और न ही उतना टाइम होता है कि हम बेहतर कर पाएँ। इसलिए जो समय आपके पास है उसके कीमत को पहचानिए। कहते हैं कि समय रहते बदल जाइए, समय रहते बदल जाइए, वरना समय बदलेगा तो उसका एक बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। तो समय आपको बदले इसका इंतजार न करिए, बल्कि वक्त और समय के अनुसार खुद को बदलकर आज और अभी से अपनी पढ़ाई को धार देने लगिए। हर इंसान के जीवन में बाधाएं हैं, हर इंसान के जीवन में दुख है। कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं जिसके पास तकलीफ न हो, दुख न हो, पारिवारिक क्लेश न हो और समस्याएं न हो। हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता ही है, और उसके बीच से हर इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके टॉप पे पहुंचता है। दुनिया के टॉप पे गए 100% इंसान में से 90% इंसान वैसा होता है जो सामान्य परिवार से बिलोंग करता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 90% टॉप पे जो लोग गए हैं, 100% में से 90% लोग ऐसे हैं जो सामान्य परिवार से आते हैं, एकदम से गांव से आते हैं, मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वो टॉप तक पहुंचे हैं। इसीलिए बैकग्राउंड का होना टॉप पे पहुंचने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग ही हो। बैकग्राउंड पुअर है तो ज़्यादा चांस है कि आप टॉप पे चले जाएंगे। इसीलिए अपने मन में हमेशा पॉजिटिव भाव बना के रखिए, क्योंकि यहाँ टूटा कौन नहीं, यहाँ टूटा कौन नहीं, छूटा कौन नहीं। हर इंसान यहाँ टूटा है, हर इंसान यहाँ छूटा है, लेकिन बहादुर वही है कि टूटन और छूटन से निकलकर सीधा खड़ा होकर दहाड़ता है, मेहनत करता है और खुद को टूटने छूटने के बाद भी साबित करता है। तो साबित करिए अपने आप को। सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु। हम हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मैं लाख थका हूँ, मेरे चेहरे से आज लग रहा होगा कि मैं थोड़ा थक सा गया हूँ, लेकिन मैं थक सा गया था फिर भी आपके बीच आया हूँ और लगातार लाइव लूंगा मैं। इसलिए लगातार गुरु जी जिस तत्परता के साथ आपके सामने आए हैं, उसी तत्परता के साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन के लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए सभी लोग, अगर सपोर्ट चाहते हैं तो, और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए तो आज के हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का इमीडिएट कॉज, अंग्रेजी में बोलते हैं इमीडिएट कॉज, हिंदी में बोलते हैं तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति थी भारत में उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। 1857 की क्रांति में हालांकि कुछ लोग भाग नहीं लिए थे। 1857 की क्रांति में पंजाब राज्य बिल्कुल भाग नहीं लिया था, बंगाल राज्य बिल्कुल भाग नहीं लिया और दक्षिण भारत पूर्णतः भाग नहीं लिया। यानी कि 57 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया, अगर ये पूछा जाए तो आंसर होगा पंजाब भाग नहीं लिया, बंगाल भाग नहीं लिया और पूरा दक्षिण भारत भाग नहीं लिया। और साथ ही साथ पढ़े लिखे लोग, व्यापारी और साहूकार भी भाग नहीं लिए। पढ़े लिखे लोग, व्यापारी और साहूकार लोग भी 57 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। इतनी बात अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं कि 57 की जो इतनी बड़ी क्रांति थी वो एक दिन के किसी एक बात से शुरू हुआ नहीं था, बल्कि उसकी एक पुरानी जड़ थी जिसके कारण इतनी बड़ी क्रांति हो गई। उसके कई कारण थे, धार्मिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे और सैनिक कारण भी थे, और साथ ही साथ उसके तात्कालिक कारण भी था। अगर बात करें तत्कालिक कारण पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आप जान जाइए धार्मिक कारण था। उस जमाने में जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेते थे उन्हें अंग्रेज विशेष सुविधा दिया करते थे। उनको नौकरी लेना आसान था, नौकरी में जाने के बाद फटाफट प्रमोशन मिलता था और उनको अच्छी सैलरी मिलती थी। जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते थे, जो हिंदू और मुसलमान थे, उन्हें न तो नौकरी जल्दी मिलती थी, नौकरी मिलने के बाद अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, अच्छा प्रमोशन नहीं मिलता था। इतने भेदभाव थे, इतने दबाव डाला जाता था कि भैया आप जल्दी से क्या बन जाएं, ईसाई बन जाएं। इतना ही नहीं,
हिंदू धर्म के लोगों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए उनको लड़ाई के लिए समुद्र पार भेजा गया। हिंदू धर्म के लोगों को स्पेशली समुद्र पार भेजा गया। उस जमाने में समुद्र पार जाना हिंदू धर्म के लोगों के लिए क्या था? पाप था। हिंदू धर्म के लोग उसे पाप मानते थे। समुद्र को लांघना पाप माना जाता था। फिर भी हिंदू धर्म के लोगों को जानबूझ के समुद्र पार करके म्यांमार भेजा गया, बर्मा भेजा गया, ताकि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के लोगों को अफगानिस्तान के युद्ध में, एंग्लो अफगान युद्ध में अफगानिस्तान भेजा गया, ताकि इस्लामिक कंट्री में भेजेंगे तो इनका धर्म खराब हो जाएगा। इतना ही नहीं, आटे में जो सैनिकों की छावनी होती थी, उसमें आटे में हड्डी का चूरा मिलाया जाता था, हड्डी पीस के मिला दिया जाता था, ताकि हिंदू मुसलमान का धर्म भ्रष्ट हो जाए। इस क्लियर है? यह चीज धार्मिक कारण था, धार्मिक कारण था। ये क्लियर है? समझ में आ गया? सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज बेहतरीन सेशन होने वाला है। बड़ी आराम से पढ़ाने वाला हूं आपको, तो पढ़ाने वाला हूं मैं, कोई एमसीक्यू नहीं कराता, इसका आंसर है उसका आंसर है, नहीं। धार्मिक कारण समझ में आ गया कितना अत्याचार था। सामाजिक कारण में था, उस जमाने में समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, ठगी प्रथा, कन्या शिशुवध, विधवाओं का अपमान, विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती, ये सारे कई ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जिसको भारतीय लोगों ने, भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, ऐसे कुछ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने की कोशिश करवाई गई। और ब्रिटिश सरकार ने इन सामाजिक बुराइयों को कानून बना के दूर भी किया। इसीलिए भारत के लोग को लगा कि हमारी सामाजिक, जानते हैं समाज में जो बुराइयां होती है ना, जब हटाइएगा उन बुराई को तो समाज को बुरा लगता है। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, इस्लाम में 3 तलाक का मैटर, उसको समाप्त किया गया, 3 तलाक को कानून बना के समाप्त किया गया। लेकिन कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे थे कि 3 तलाक हमारा धर्म का मसला है, आप नहीं हटा सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि आज से 100 साल बाद इसी 3 तलाक के बारे में बात करेंगे भारत के किसी मुसलमान बच्चे से, कोई कह रहे कितना घटिया प्रथा था, 3 बार तलाक तलाक बोल के एक पति पत्नी या मम्मी पापा अलग हो जाते थे, ये तो कितना गड़बड़ था। मतलब कि कहने का मतलब कि संबंध विच्छेद हो जाता था। तो उस समय जब सती प्रथा था, पति के मरने के बाद महिलाओं को जलाया जाता था, तो समाज के लोगों को लगता था ये तो सही बात है, अच्छी बात है, पति के साथ पत्नी भी मर के चली गई 7 जन्मों का साथ निभाने। तो उस समय जब सती प्रथा हटाया गया तो कई हिंदू संगठन ने नारेबाजी की, असंतुष्टि जाहिर की कि हमारा धर्म का मसला है, क्यों इसको हटा रहे हैं। विधवा को अपमानित किया जाता था, विधवा को विवाह नहीं करने दिया जाता था, उसमें भी यही कहा गया कि मेरा धर्म का मसला है जी, हमारा समाज का मसला है जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब ये सब अंग्रेजों ने हटाया, जो कि उचित था, फिर इसके इन चीजों को हटाना अच्छी बात था। जब इन प्रथाओं को अंत किया गया तो भारत के समाज में गुस्सा आया, वो भी कहीं ना कहीं 57 के क्रांति का कारण बना। इतना ही नहीं, आर्थिक कारण भी कई सारे थे। आर्थिक कारण में टैक्स इतना ज्यादा लिया जाता था, आम लोगों से टैक्स इतना ज्यादा लिया जाता था कि लोग परेशान थे। टैक्स लिया जाता था, ये बुरी बात नहीं थी। बुरी बात, इससे ज्यादा बुरी बात यह थी कि भैया जब अकाल पड़ जाता था, कोई फसल नहीं होता था, तब भी जबरन टैक्स वसूला जाता था। टैक्स नहीं देने पर कोड़े लगाया जाता था, जमीन हड़प ली जाती थी। इतना ही नहीं, भारत की जो परंपरागत फसलें थी, धान, गेहूं, चावल, मसूर, उनको हटाकर ब्रिटेन के उद्योग में जिन जिन चीजों की जरूरत थी, नील की जरूरत थी या फिर कपास की जरूरत थी या जूट की जरूरत थी, जो जो ब्रिटिश मिल को जरूरत था, उन चीजों की खेती भारत में शुरू करवा दी गई। अब भारत की जो अपना परंपरागत कृषि था उसको समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत में जो हस्तशिल्पी थे, हाथ से कुछ बनाते थे, उन लोगों की बिजनेस भी चौपट कर दिया गया। ब्रिटेन में मशीन का बना हुआ माल आया, जिससे हाथ से बने हुए सामान का डिमांड कम हो गया, जिससे हमारे हस्तशिल्पी बेरोजगार हो गए। ये सब आर्थिक कारण थे। उसी तरह से राजनीतिक कारण में विलेजली का सहायक संधि, विलेजली ने राजाओं के साथ सहायक संधि करके उनको धोखे से उनके राज्य को हड़प लिया। इतना ही नहीं, बाद में डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया, गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया और सभी राजाओं के जमीन को हड़पने की कोशिश की गई। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो राजकुमार की ताजपोशी थी, तो उनके बड़े बेटे मिर्जा जवां बख्श के जगह पर उनके छोटे बेटे कोयास को राजकुमार बनाने में मदद की गई। ऐसे कई राजनीतिक कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। लेकिन फाइनली उस समय एक राइफल आया था, एनफील्ड राइफल।
एनफील्ड राइफल आया था उस जमाने में। उस राइफल में जो गोली भरी जाती थी, उस गोली में ऊपर से कवर लगा होता था, कवर को नोचा जाता था, गोली बाहर आती थी, तब गोली को भरा जाता था। वो कवर जो बना होता था वो गाय और सुअर के चर्बी से। गाय हिंदू मुंह में नहीं लेगा, क्योंकि गाय का मांस खाना हिंदू का धर्म नहीं है, और सुअर को दूर से ही हराम मानता है मुसलमान। तो सुअर के चर्बी लगा देने से, उसके मुंह में लगाते ही मुसलमान का भी धर्म भ्रष्ट, तो हिंदू मुसलमान का एक साथ धर्म भ्रष्ट हो, इसीलिए उस गोली के ऊपर जो कवर था उसको बनाया गया था गाय और सुअर के चर्बी को मिलाकर, ताकि एक तीर से दो निशान लगाया जा सके। इस चर्बी वाले कारतूस जो था एनफील्ड राइफल में लगने वाला, इसका बड़ा विरोध किया गया। यह विरोध मेरठ छावनी में सबसे बड़े पैमाने पर मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने किया। मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने क्या कर दिया, चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से रोक लगा दिया। उस समय एक कानून बना था, उस समय एक कानून बनाया गया था कि ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों को जो आदेश देगी उनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा, आदेश नहीं मानेंगे तो दंडित किया जाएगा। उस जमाने में एक कानून आया था, उसी कानून के तहत था। तो मेरठ के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया। इसी बात को लेकर उन 85 सैनिकों पर ध्यान रखिएगा, 85 सैनिक, संख्या याद रखना जरूरी है। 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल किया गया और कोर्ट मार्शल करके 10 साल का जेल भेज दिया गया। 9 मई 1857 को उन 85 सैनिकों को 10 वर्ष के लिए जेल भेजा गया। सिर्फ गलती इतनी थी कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात से गुस्सा भड़का और 9 मई को लोग जेल भेजे गए और 10 मई को अगले दिन ही 57 के क्रांति की शुरुआत हो गई। तो अगर 57 के क्रांति की शुरुआत पूछा जाए या तत्कालिक कारण पूछा जाए क्या था, तो आंसर होगा चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस याद रखिएगा। 9 मई 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों को जेल भेज दिया गया 10 वर्ष के लिए। इसी गुस्से में 10 मई को ही शुरू हो गया 57 की क्रांति। एक बात मैं आपको बता दूं, 1857 की क्रांति की शुरुआत 31 मई को होना था, 31 मई को होना था, लेकिन हो गया 10 ही मई को, क्योंकि 9 मई को जो घटना घटी वो 31 मई तक इंतजार करने वाला नहीं था। अगले ही दिन मेरठ की जितनी महिलाएं थी हमारे सैनिकों पर थू थू करने लगी, बोली छी तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हारे भाई को बिना गलती के जेल भेज दिया गया और तुम घूम रहे हो। महिलाओं को बात सिपाहियों को लग गया और 31 मई का इंतजार नहीं हुआ, 10 मई को ही विद्रोह शुरू हो गया। क्वेश्चन आ जाए कि विद्रोह शुरू कब होने वाला था, तो 31 मई, कब हुआ तो 10 मई। याद रखिए कहां शुरू हुआ, मेरठ छावनी से, यह भी याद कर लीजिए। वैसे बता दें कि 57 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल का उपयोग किया गया था। 57 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल का फूल का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर है। बिहार में आरा के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने 57 की क्रांति का नेतृत्व किया। पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया, गया से करीम अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे ग्वालियर से और दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इन्होंने 57 की क्रांति का नेतृत्व किया। क्लियर है। रानी लक्ष्मीबाई जब मर के गिर गई थी, जब उनकी हत्या कर दी गई, जब गिरी हुई थी मैदान में, तो एक हिरोज नाम का पुलिस अफसर ने क्या कहा कि यहाँ एक महिला सोई है जो इन पुरुषों में एकमात्र मर्द है। क्वेश्चन आता है, यहाँ एक महिला सोई है जो इन पुरुषों में एकमात्र मर्द है, किसने कहा था? ये कहा था हिरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया, इतना काफी है जानकारी। भाई बाबू कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से लक्ष्मीबाई और दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां किया? जापान, जर्मनी, बर्मा और सिंगापुर। जल्दी बताइए। चलो भैया, चलो भाई जल्दी बताओ, आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार? आजाद हिंद फौज, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आजाद हिंद फौज, वही सुभाष चंद्र बोस है। आंसर बताएंगे, ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने 1920 में
सिविल सेवा की परीक्षा पास की। सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले चौथे भारतीय थे सुभाष चंद्र बोस। सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले चौथे भारतीय थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने लेकिन इस परीक्षा को पास करके नौकरी ज्वाइन किया, लेकिन रिजाइन कर दिया, सिविल सेवा की परीक्षा से रिजाइन कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर 1928 में 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया था। सुभाष चंद्र बोस और किसने, जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया था। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पहली बार 1938 में और दूसरी बार 1939 में। लगातार 38-39 दोनों साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1938 में हरिपुरा गुजरात में और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। जय हिंद का नारा दिया उन्होंने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार दोनों की स्थापना की। सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। किसने किया भैया? तो ये किया सुभाष चंद्र बोस ने। इतनी बात याद रखिए आप लोग। आज गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान उड़ी थी और लंदन जाना था उन्हें, और रास्ते में जैसे ही उड़ान भरा कुछ ही ऊंचाई पर जाने के बाद अहमदाबाद शहर में ही प्लेन क्रैश हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए और यातायात व्यवस्था के लिए भी। और कुछ न कुछ तो चूक या क्या प्रॉब्लम हुई, मशीनी गड़बड़ी, और कई लोग मारे गए। अब कितने मारे गए इसकी पुष्टि भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी भी सवार थे। खैर, ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय पैदा करता है और दुख का विषय पैदा करता है। खैर, हम उन सभी यात्रियों को जो इस घटना में हताहत हुए, मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हैं आप अपने विद्यार्थियों की तरफ से भी। और जो जीवित हैं, घायल हैं, उनका इलाज सही से हो जाए और वो जीवित बच जाए अच्छे से, सही सलीके से। चलिए, जो भी हो, मैं कह रहा हूँ भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ गुरु? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? मैं बताऊं, कई बारी कहानी कह चुका हूं। भारत छोड़ो शब्द ये दिया था किसने? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो शब्द किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। पारित हुआ कहाँ पारित हुआ गुरु? ये पारित हुआ वर्धा में। महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, यहीं पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। मैं बता दूं, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। कहां से शुरू हुआ? तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से, लिख लीजिए, मैदान से शुरू हुआ। और अगले ही दिन 9 अगस्त को शुरू हुआ ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर नोट कर लीजिए, ऑपरेशन जीरो आवर। और इसके तहत भारत के जितने बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बता चुका हूं, 14 जुलाई 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ वर्धा में महाराष्ट्र के। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। चूंकि यह अगस्त में शुरू हुआ, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ
उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारत के जितने बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा का पैलेस में गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया। अहमदनगर जेल में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल, पटना में जो रेलवे स्टेशन है पटना का, हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर, उसके सामने में एक पार्क है बुद्धा पार्क। बुद्धा पार्क के अंदर जाइएगा तो छोटा सा गिरा हुआ एक छोटा सा अवशेष है। हालांकि महात्मा बुद्ध को लेकर है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अन्य राज्यों में शुरू हो गया जेल टूरिज्म। महाराष्ट्र में भी जहां जहां गांधी जी बंद हुए, जहां जहां अन्य बड़े नेता बंद हुए थे, उन जेल को म्यूजियम बना के टूरिज्म की शुरुआत कर दिया वहां की सरकार ने। यहां भी अगर शुरू किया जाता जेल टूरिज्म की शुरुआत तो काफी उसका मुनाफा होता सरकार को। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चला के राजेंद्र प्रसाद को ही पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। अहमदनगर जेल में बंद हुए नेहरू जी और आगा का पैलेस में बंद हुए कौन? महात्मा गांधी। इसी आंदोलन के दौरान पटना के लोहानीपुर में शुरू हुआ चरखा समिति। पटना के लोहानीपुर में एक जगत नारायण रोड है, उसी रोड में चरखा समिति की स्थापना की गई और चरखा समिति से जुड़ी थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी। भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही चरखा समिति बना पटना के लोहानीपुर में और उस समिति से जुड़ी थी कौन? तो प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अक्टूबर 1942 में दीपावली की रात हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए और जा करके चले गए नेपाल की तराई में, जहां उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था आजाद दस्ता। गुप्त संगठन आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण। कहां की? तो नेपाल के तराई के राजविलास के जंगल में। और कब किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और जयप्रकाश नारायण सुभाष चंद्र बोस ने भी संपर्क साधने की कोशिश की पर संपर्क नहीं हो पाया। बाद में उन्हें हनुमान नगर जेल में बंद किया गया। इस तरह से बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था लगभग अपने मकसद में कामयाब रहा। खैर, ये शुरुआत हुआ 1942 में। अब इसके उत्तर के लिए कुछ बचा क्या है? भारत छोड़ो शब्द किसने दिया पूछा जाए तो यूसुफ मेहर अली। नोट कर लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आसान प्रश्न लिया हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जल्दी बता दीजिए। कहानी पूरी समझाया हुआ हूं कि भैया रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया 18 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट आया 18 मार्च 1919 को। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में भाई 6 अप्रैल 1919 को विरोध दिवस मनाया गया। रॉलेट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919 को। इस अधिनियम में था कि किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर बिना किसी सबूत के उसे 2 साल के लिए जेल में बंद कर देना था। रॉलेट एक्ट में नियम था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के जेल में डाल देना था 2 साल के लिए, कम से कम बिना सबूत के, बिना केस चलाए। इसीलिए रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे महात्मा गांधी ने ब्लैक बिल यानी काला कानून कहा था। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। उसके बाद अगले महीने 6 अप्रैल 1919 को एक विरोध दिवस मनाया गया रॉलेट एक्ट के खिलाफ। इसके बाद मैं बता दूं कि रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। यह दिन था बैसाखी का। जब पंजाब में फसल कटता है तो उस अवसर पर बैसाखी मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा की गई थी। उस सभा में हजारों लोग भरे थे। उसी समय एक व्यक्ति थे पंडित ब्रिज गोपीनाथ, वो कविता पाठ कर रहे थे। पंडित ब्रिज गोपीनाथ कविता पाठ कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। पूरे जो उस पार्क में गोली चलती रही। 1000 से ऊपर लोग मारे गए। जलियांवाला बाग कांड में 1000 से ऊपर लोग मारे गए। इस कांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कमेटी बनाई, हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग कांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बना। लेकिन उसी की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक समिति बनाई जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय समिति। कांग्रेस पार्टी की समिति का नाम था मदन मोहन मालवीय समिति। और
और ब्रिटिश सरकार ने जो समिति बनाई थी उसका नाम था हंटर कमेटी। क्लियर है। 1000 से ऊपर लोग मारे गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सर की उपाधि को ही हम नाइटहुड बोलो या सर बोलो एक ही बात है। सर या नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। यमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। और सी शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। सी शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी से रिजाइन कर दिया। और इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इन सारी घटनाओं के परिणाम स्वरूप 1 अगस्त 1920 को तिलक का उसी दिन देहांत हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की जिस दिन मृत्यु हुआ उसी दिन शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। चलिए, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग है कहां? तो अमृतसर में है, नोट कर लीजिए। गांधी जी द्वारा अब पूछा जाए कि जब गोली चलना शुरू हुआ था उस समय कविता पाठ कौन कर रहा था? जब जलियांवाला बाग कांड में गोली चलना शुरू हुआ तब किसने कविता पाठ कर रहा, कौन कविता पाठ कर रहा था? तो पंडित ब्रिज गोपीनाथ, ये भी याद कर लीजिएगा। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया, यह पूछा जा रहा है। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह, यानी इनका पूछने का मतलब है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ। दांडी मार्च कब शुरू हुआ ये पूछ रहा है। मार्च कब शुरू होगा? मार्च में। मार्च शुरू होगा मार्च में, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ दांडी मार्च और खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को। गुरु मैं बता दूं, 12 मार्च से लोग साबरमती से चले, साबरमती से चले। अब पहुंचे दांडी कब? दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल को। जिस दिन दांडी पहुंचे उसी दिन, जिस दिन दांडी पहुंचे वो लोग, उसी दिन दांडी जिस दिन पहुंचे उसी दिन उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। उस जमाने में नियम था कि कोई आम आदमी नमक नहीं बना सकता, ये कानून था। अगर नमक कानून तोड़ेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। सरकार ही नमक बना सकती थी, सरकार ही नमक बेच सकती थी, आम आदमी नमक नहीं बना सकता था। गांधी जी ने अंग्रेज द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा और दांडी में जाकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। और कहते हैं कानून को तोड़ना एक तरह से सविनय अवज्ञा कहा जाता है। कानून को तोड़ना, कोई भी कानून अगर तोड़िएगा तो उस घटना को हम लोग सविनय अवज्ञा कहते हैं। कानून हिंसक होके नहीं, अहिंसक होके, मतलब कानून तोड़िए लेकिन बड़ी प्यार से तोड़ दीजिए, तो उसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा। यानी 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तब एक आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल 1930 को। जिस समय गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा उसी समय बिहार के सारण मतलब छपरा, बिहार के सारण और सिवान जिले में भी नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। जिस समय गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, बिहार के लोगों ने भी, यहां समुंदर तो नहीं था लेकिन नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। उसी प्रकार दक्षिण भारत में तंजौर के तट पर, तमिलनाडु में तंजौर के तट पर गांधी जी के समधी माने ऋषि राजगोपालाचारी, गांधी जी के समधी सी राजगोपालाचारी ने भी तंजौर के तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की और यात्रा करके नमक कानून को तोड़ने का काम किया। जब नमक कानून टूटा तो इसी आंदोलन को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय बिहार में चौकीदारी कर न देने का और शराबबंदी आंदोलन चल रहा था। जिस समय पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चला और शराबबंदी आंदोलन चला। उसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सर सैयद अहमद खान ने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया। और उसी समय नागालैंड और मणिपुर में रानी गेंदेलियू ने हरेला या फिर उसको बोलते हैं जिया तरंग आंदोलन चलाया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। भैया जब भारत में सविनय नमक कानून तोड़ ताड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई उस समय बिहार में शराबबंदी आंदोलन चला। आज भी बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी आंदोलन चला। महिलाएं शराब के दुकान पर धरना देती थी, शराबबंदी आंदोलन चला। साथ में चौकीदारी करना देने का आंदोलन चला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सर सैयद अहमद खान ने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया। और उसी समय रानी गेंदेलियू ने
नागालैंड और मणिपुर में हरेला या उसी को जिया तरंग आंदोलन चलाया। याद कर लीजिए। तो 1930 में शुरू हुआ क्या? नमक कानून तोड़ने का आंदोलन। आगे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? ज्यादा नहीं, कुल 10 ही प्रश्न हैं हिस्ट्री के, बाकी पॉलिटी के सवाल हैं। उसके बाद हमने और भी सवाल लिए हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दीजिए। हो सके तो अच्छा लग रहा है सेशन तो गुरु जी के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए ताकि अधिकतम लोग इसको देख पाएं। तो भैया जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये होना था पुणे में। होना कहा था गुरु? होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था। होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना कहां था? पुणे में, लेकिन हुआ कहां? बंबई में 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। होना था पुणे में, हुआ कहां? तो बंबई में 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का जो नामकरण किया गया, कांग्रेस, ये अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? तो भैया ये लिया गया अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम ये दिया दादा भाई नौरोजी ने। पहले उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया गया, ये नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत में वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय उस समय डफरीन थे। डफरीन कैसे याद रहेगा? कांग्रेस जैसी पार्टी कौन बनाएगा? कोई डफर आदमी ही बनवाएगा। तो डफर से डफरीन ऐसे याद रहेगा। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं। कांग्रेस की स्थापना हुआ तब भारत के वायसराय लॉर्ड डफरीन थे। कांग्रेस के फाउंडर, संस्थापक, कांग्रेस का पिता किसे मानते? ए.ओ. ह्यूम को मानते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के जो संस्थापक थे वही कांग्रेस के पहले महासचिव भी थे। कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, यूरोपीय ईसाई या अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के पहला यूरोपियन, ईसाई या अंग्रेज एक ही बात है, अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल। और टोटल कुल मिला के 4 अंग्रेज ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कौन कौन? जॉर्ज यूल। क्वेश्चन आज कितने अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड बेब, हेनरी कॉटन और बेडरबर्न। भाई फिर से बोल देता हूं, 4 अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल, उसके बाद बेडरबर्न, उसके बाद अल्फ्रेड बेब, उसके बाद हेनरी कॉटन। ये 4 ही अंग्रेज हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं। लिख लो, 4 अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड बेब, हेनरी कॉटन और चौथा अंग्रेज था हो गया भाई जॉर्ज यूल, बेडरबर्न, अल्फ्रेड बेब और कौन? हेनरी कॉटन। ऐसे बता दें कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी बेडरबर्न ने लिखी थी। बेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 2 बार। याद रखिए, उसमें 4 अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उनमें से एक अंग्रेज ऐसा था जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। भैया विलियम बेडरबर्न। विलियम बेडरबर्न कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष रहा। ये वही विलियम बेडरबर्न है जिसने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन आता है कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? विलियम बेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं भारत कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। इतना बात याद रहेगा। कितने अंग्रेज? 4 अंग्रेज। कौन ऐसा अंग्रेज था जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता किया? तो विलियम बेडरबर्न। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? तो विलियम बेडरबर्न। रट्टा मार लो गुरु। पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया।
कांग्रेसियों को खादी पहनना नेसेसरी यानी अनिवार्य कर दिया गया। ये 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस को लोगों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। पहली बार कांग्रेस में 1896 में वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता में। पहली बार कांग्रेस में जन गण मन कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता में, ये भी कलकत्ते में, 1911 कलकत्ता जन गण मन। पहली बार कांग्रेस में झंडा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा गीत पहली बार कांग्रेस में कब गाया गया? तो 1938 के हरिपुरा में, गुजरात के हरिपुरा 1938 में पहली बार झंडा गीत गाया गया। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और झंडा गीत के लेखक हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। कांग्रेस जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास, कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री, आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? पटाभी सीतारमैया। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त। और कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? कांग्रेस का संविधान तैयार किया किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। याद कर लीजिए, कांग्रेस का संविधान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के सबसे ज्यादा टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, 3 बार। ये भी याद कर लीजिए, 3 बार। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी भी 3 बार थे। मैं बता दूं सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जान जाइए आप लोग, ये तो हो ही गया। हाँ, कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द कब दिया गया? 1906 में। कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द कब दिया गया? 1906 में। और कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वराज कब दिया गया? तो 1942 में, 1929 में। कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वराज 1929 में दिया गया। कांग्रेस में पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया? तो 1929 में ही फहराया गया। इतना बात याद कर लो, एक सवाल नहीं छूटेगा। चलिए, मुझे लगता है सेशन को लाइक कर देना चाहिए। कैसा लग रहा है सेशन गुरु? आज अग्नि प्रज्वलित होगा। आज टॉपिक आएगा तो टॉपिक धुआं धुआं हो जाएगा। खाली स्पीड बढ़ा के 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिए, सवाल छूट जाएगा। कहां से पूछोगे? पूछ लो बेटा। चलिए, पूर्ण स्वराज देखो, आगे गलती करोगे कनपट्टी फोड़ दूंगा। पूर्ण स्वराज कांग्रेस में कब नारा दिया गया? स्वराज शब्द कांग्रेस में कब दिया गया? 1906 में। अब पूर्ण स्वराज कब दिया गया? 1929 में। हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो गुरु, हारना मना है, जिंदगी है, आग लगेगी। हमारे बच्चे रोड पे जाएंगे तो धुआं धुआं करके आएंगे। चलो, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज शब्द भुलाओगे तो हम नहीं बख्शेंगे तुम्हें। 1929 याद रखो, 1929 के लाहौर अधिवेशन याद रखना। 1929 का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई। हर साल 26 जनवरी को मनाएंगे, याद रखो डेट, हर साल 26 जनवरी को मनाएंगे पूर्ण स्वराज दिवस। यह भी 1929 में डिसाइड किया गया। और पहली बार कांग्रेस में तिरंगा झंडा फहराया गया, यह भी 1929 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये बता चुका हूं, इसमें टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस के किताब का नाम था इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। इनको देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार, सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। आगे आ जाओ। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा किया और कब्जा करके अंडमान का नाम बदल के क्या रखा? शहीद द्वीप। अंडमान का नाम क्या रखा? शहीद। और निकोबार का नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज, पूरे अंडमान को शहीद कहा और पूरे निकोबार को स्वराज कहा। आज वही नाम हैवलॉक और नील आइलैंड का है। चलिए,
किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद बनी? मैं बता रहा हूं, बताओ जल्दी। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना इनमें से किस अधिनियम के तहत हुआ? दूसरा सवाल भी पूछ लेता हूं, केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब हुआ, ये भी बता देना। केंद्रीय विधानसभा की स्थापना पूछा जाए ये कब हुआ? केंद्रीय विधानसभा कब बनी? अगर यह सवाल पूछा जाए तब आंसर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा भाई? किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद बताना है पहले। जल्दी बताओ गुरु, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना जल्दी बताओ, इसमें टाइम लगने वाला गुरु क्वेश्चन है। 1892 केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। और केंद्रीय विधानसभा मैंने बताया था कल ही 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आ जाओ। भारतीय संविधान में देखो, अब इतिहास खत्म, अब आ गया पॉलिटी। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। भैया हारना मना है, जिंदगी में कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि हर इंसान, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोई बाबा या ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमें देखने वाला या तैयारी करने वाला हर एक बच्चा में इतनी ताकत है कि हाथ में जो रेखाएं नहीं है उसको भी प्राप्त तो कर सकता है अपनी मेहनत से। चलिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये तीन शब्द शुरुआत में नहीं थे। जब भारत का संविधान बना उस समय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीन शब्द नहीं थे। बाद में 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में, प्रियम्बल में तीन शब्द जोड़े गए। सिर्फ धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ समाजवाद और अखंडता भी जोड़ा गया। समाजवाद और अखंडता, इंटीग्रिटी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये तीन शब्द प्रस्तावना में पहले से नहीं थे। ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन से ही मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह, ये वही स्वर्ण सिंह हैं जो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारत में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भाई पूछा जाए पहली बार जब संविधान बना तो कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में थे? एक भी मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। 1976 में पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन में इतना काम हुआ, 42वां संविधान संशोधन में इतने सारे काम हुए कि 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा जाए किस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं, किस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं, तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और मैं बता दूं आपको कि 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहते हैं। एक बात और जान जाइए, क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार नोट कर लीजिए, यही एक बार हुआ था।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार नोट कर लीजिए। आगे आ जाओ। भारत में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? बड़ी शानदार सा प्रश्न, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया ये पूछ रहा है, पर जान जाइए आप लोग पहले कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको हम लोग अंग्रेजी में डीपीएसपी कहते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के किस में है? भाग 4 में है। भाग 4 और अनुच्छेद नोट कीजिए। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। और लिख लो, संविधान जब भारत आजाद हुआ तो कई ऐसी बातें थी जो आम जनता को तुरंत मिलनी चाहिए थी। ऐसी बातें थी जैसे शिक्षा का अधिकार जो अभी मिला वो मिलनी चाहिए थे आजादी के समय ही। स्वास्थ्य का अधिकार आज भी नहीं है ना। तो कई ऐसे राइट्स थे, कई ऐसी सुविधाएं थी जो भारतीय जनता को तुरंत मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे कि हम उसे तुरंत दे सकते थे। लेकिन भविष्य में तो दे ही सकते थे। तो जिसको जिसको भविष्य में देना था उसको एक अलग संविधान के एक अलग भाग में, उसे संविधान के एक अलग भाग में रखा गया। उसी का नाम दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी को बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब यह है कि यह नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का वही भाग है जिसको हम तुरंत जनता को नहीं दे पाए, भविष्य में देना था। उन चीजों को हम जहां रखे उसी को बोला गया नीति निर्देशक सिद्धांत। और मैं बता दूं कि आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। और मैं बता दूं आपको, पूरे संविधान में अकेला भाग है भाग 4। पूरे संविधान में अकेला भाग है भाग 4। नोट कीजिए, अकेला भाग है भाग 4 जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पूरे संविधान में अकेला भाग है भाग 4। लिखो, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे संविधान के एक ऐसा भाग है जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नोट कर लीजिए। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघीय शासन, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन कनाडा से लिया गया। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। और 3 प्रकार का न्याय, यह भी रूस से। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका में से लिया गया राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, नोट कीजिए, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहां से लिया गया? अमेरिका से। विधि, भैया क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया और 3 प्रकार का न्याय लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था। चलिए इतना याद कर लीजिए, आगे बढ़ते। क्वेश्चन आता है कि संविधान का एकमात्र भाग कौन सा है जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51। चलिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब भारत में नौसेना विद्रोह हुआ फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में जब नौसैनिक नेवी रिवोल्ट, नौसैनिक विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब हमें भारत में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले भारत की जनता हमसे विरोधी थी, अब हमारी सेना भी हमारा विरोध करना शुरू कर दी है। जब जनता विरोधी थी तब भारत में रहना थोड़ा आसान भी था, लेकिन अब सेना भी हमारा विरोध कर दिया, इसका मतलब इंडिया में रहने का मतलब अब खतरा है। इसीलिए आनंद फानंद में, उस जमाने में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, उस जमाने में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। नोट कर लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। जब भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। लेबर पार्टी की सरकार ने अपने 3 मंत्री को भारत भेजा, भारत में संवैधानिक मसलों को सुलझाने के लिए और भारत को आजादी दिलाने के लिए
3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा। एक का नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था पैथिक लॉरेंस। इन तीनों का कमेटी ने मार्च 1946 में भारत में पदार्पण किया। इसी को हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में, जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि अब हमारी सेना भी हमारे खिलाफ चली गई, तब जल्दी जल्दी भारत छोड़ने का विचार आया और मार्च 1946 में भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटेन सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए। इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। उन तीनों मंत्री का नाम था पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नोट कर लीजिएगा। इन तीनों लोगों का नेतृत्व कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का नेता कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। मार्च 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन और उस कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, उस कैबिनेट मिशन के सलाह पर भारत में 2 चीज बना। एक बना अंतरिम सरकार, एक बना आप लोग कहते हैं कि सर आप कहते हैं कि सर आप थोड़ा तेजी से बोलते हैं, थोड़ा आराम आराम से बोलिए तो नोट कर लेंगे। भैया भारत में कैबिनेट मिशन के सलाह पर 2 काम हुआ। पहला संविधान सभा बना, संविधान सभा बना और दूसरा अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार, नोट कर लीजिए, कैबिनेट मिशन के सलाह पर भारत में 2 बात हुआ, संविधान सभा बना और अंतरिम सरकार बनी। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग के लिए अड़ी हुई थी, उस मुस्लिम लीग को भी इस संविधान सभा में शामिल किया गया, उस मुस्लिम लीग को भी इस अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। मतलब जो अंतरिम सरकार भारत में बनी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, उस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ, उस संविधान सभा में मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि एक ही सरकार में जब मुस्लिम लीग शामिल हो रही है, एक ही संविधान सभा में जब मुस्लिम लीग शामिल हो रही है, तो हमारा जो पाकिस्तान का आंदोलन था, पाकिस्तान बनने का जो सपना था, वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए वो बौखला गया, जिन्ना बौखला गया गुरु ये बात को सुन के कि मुस्लिम लीग कैसे एक संविधान सभा में भाग लेगी, तो फिर 2 देश बनेगा कैसे? जब तक 2 संविधान सभा न बने, जब तक 2 अंतरिम सरकार न बने, इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब नहीं बनेगा। उस पगला गया, जिन्ना पागल हो गया और उसने 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को कहा मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई करो। और इस डायरेक्ट एक्शन के नारा ने जो जिन्ना ने दिया था 16 अगस्त 1946 को, इसी दिन दंगा भड़क गया। रावलपिंडी पाकिस्तान, भारत के अमृतसर, नोआखली कोलकाता, नोआखली अमृतसर कोलकाता और रावलपिंडी में भयंकर दंगे हो गए। 3 दिन में कहते हैं कि 8,000 से 10,000 लोग मार दिए गए, हिंदू मुसलमान को, मुस्लिम हिंदू को मार दिए। इतना भयंकर दंगा हुआ कि गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा, भारत के बड़े नेताओं को स्वीकार करना पड़ा दंगा रुकवाने के लिए कि पाकिस्तान बन जाए भैया, लेकिन दंगा रोक दीजिए। तो भैया अंतिम प्रयास, कहते हैं कैबिनेट मिशन अंतिम प्रयास था भारत पाकिस्तान के बंटवारे को रोकने के लिए। ये दोनों में मुस्लिम लीग को शामिल करने का उद्देश्य यही था कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे को रोका जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन्ना पागल हो गया और कांड ऐसा करवा दिया कि काम खत्म हो गया, पाकिस्तान बन के ही रहा, जो होना था वो हो गया। तो संविधान सभा जब बनी, कैबिनेट मिशन की क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान सभा किसके सलाह पर बना था? तो कैबिनेट मिशन। भारत में अंतरिम सरकार किसके सलाह पर बना? तो कैबिनेट मिशन। याद कर लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि संविधान सभा इस शब्द का पहली बार प्रयोग एमएन रॉय ने किया था। संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था एमएन रॉय ने। एमएन रॉय ने किया था 1934 में ही। संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग एमएन रॉय ने किया था 1934 में, लेकिन संविधान सभा जो बना वो कैबिनेट मिशन के सलाह पर बना। इसको भी याद कर लीजिए। जब संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल थी, तब संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, 389, याद कर लीजिए। लेकिन जब मुस्लिम लीग चली गई, तब इसमें 299 मेंबर रह गए। जब पाकिस्तान बना और मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, तब इसमें 299 मेंबर रह गए। लेकिन जब बना था संविधान सभा, इसमें मुस्लिम लीग थी, तब इसमें 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे। और मुस्लिम लीग के जाने के बाद संविधान सभा में 299 मेंबर रह गए। इसको भी नोट कर लीजिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
लेकिन संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। नोट कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। साथ ही साथ संविधान सभा में झंडा को लेकर जो तदर्थ समिति, जो झंडा को लेकर संविधान सभा में जो एडहॉक कमेटी बनी थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में झंडा के तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के द्वारा ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। उस समय संसद नहीं ना था जी, संसद जो था बाद में आया। तो संसद से पहले संसद जैसा काम कौन कर रहा था? संविधान सभा। यानी भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा ने किया था। और भारत के पहले राष्ट्रपति किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। ऐसे बता दें कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो 10 लाख में से एक व्यक्ति को पूछा जाए कितने लाख लोगों में से एक लोग का चुनाव संविधान सभा में, एक लोग का चुनाव संविधान सभा में हुआ था कितने लोगों पर? तो 10 लाख लोगों पर। इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए इतना याद कर लीजिए। एक चीज और बता दें कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव। सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी नोट कर लीजिए। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। एक पॉइंट और याद कर लीजिए, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया। और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नोट कीजिए, कौन पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। कब स्वीकार हुआ? 22 दिसंबर 1946। और मैं बता दूं कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान के बनने में कुल कितना दिन लगा? तो भैया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। 2019 में अनुच्छेद 370 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हटाने का कार्य किया, जो कि काफी सराहनीय है। भैया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। 2019 में कुछ प्रावधानों को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? सदन पूछ रहा है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन पूछे भाई? संसद में कितने सदन? तो 2। कौन कौन सदन मतलब हाउस कितने? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर पूछा जाए संसद कितने पार्ट से मिलकर बना है? तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलाते हैं तब बनता है संसद।
भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। लेकिन पूछ रहा है भारतीय संसद में कितने सदन, कितने हाउस, तो हाउस दो ही है। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। देखिए प्रश्नों में कैसे घुमाता है। अगर पूछा जाए संसद के कितने भाग, तो संसद के 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन संसद में कितने सदन, कितने हाउस, तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन या निचला सदन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोअर हाउस, लोअर हाउस। और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अपर हाउस, अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन इन तीनों के लिए अधिकतम उम्र नहीं होता। राज्यसभा के लिए भी कोई अधिकतम उम्र नहीं, आप 150 साल के हो जाइए तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, राष्ट्रपति का भी। इनमें अधिकतम आयु नहीं होता, न्यूनतम आयु है। लोकसभा के सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, राज्यसभा के सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, अधिकतम नहीं, कितनी उम्र हो कोई दिक्कत नहीं, और 35 साल राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा और लोकसभा के सदस्य, इन दोनों का कार्यकाल, लोकसभा और लोकसभा के सदस्य, इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल, उसके सदस्य का कार्यकाल भी 5 साल, लेकिन राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल तो होता है 6 साल, पर राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये कभी भंग ही नहीं होता। और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष, खाली राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसको नोट कर लीजिए, इतना बात तो हो जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एकदम आसान सवाल है, जल्दी बताओ। राज्यपाल का जो पद है वो अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का पद ये अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का पद जो है, गवर्नर का जो पद है, ये आर्टिकल 153 में है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का पद 153 में, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है ये अनुच्छेद 155 में है। नोट कर लीजिए, राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। रट्टा मार लो गुरु, दोनों में अंतर है। राज्यपाल के पद की चर्चा 153, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। चलिए भैया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। नोट करिए, ये दोनों अनुच्छेद बड़ी इंपॉर्टेंट है, भी आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया है। मुझे अपने परीक्षा में कम से कम 3 बार मिला है, इसलिए आपके परीक्षा में भी मिल सकता है। देखो, मैं लगातार बहुत सारी परीक्षाओं को दिया है, बहुत सारी परीक्षा, और फाइनली सेलेक्ट भी हूं। मुझे पता है कि सवाल आते कहां से हैं, इसलिए जहां जहां मैं जोड़ दूं उसको आप जोड़ दे के यादों कर लीजिएगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को महाभियोग चला के अभी बताया हूं। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक पुनरोलोकन, न्यायिक सक्रियता, साथ ही साथ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये लिया गया है अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया है, पर मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो भैया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। मैं बता दूं, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में, और अनुच्छेद 55 में, 54 में, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन या अनुच्छेद 54 में, और फिर अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान,
जो लोग को सजा मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति उस सजा में कमी कर सकता है, उसी को क्षमादान। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 74 में क्या है? 74 में है राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा, नोट कीजिए, राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद। और राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्री परिषद के सलाह से ही करेगा। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति क्या एक रबर स्टाम्प है? अपने मन से राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। अगर क्वेश्चन आता है कि अपने मन से क्या राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, कुछ काम करता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अधिकतम कार्य जो करेगा वो मंत्री परिषद के सलाह से ही करेगा, और उसके सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया कौन सी अध्यादेश? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, नोट कर लीजिए। इतना अनुच्छेद तो याद करा दिए आप लोग को, इतना अनुच्छेद तो याद करा दिए जी। राष्ट्रपति का पद बोलो, अनुच्छेद 52, एगो बीच कर दो, जैसे नहीं था राज्यपाल का पद 153 और 54 में कुछ नहीं, अब 55 में एक बीच करके था क्या? नियुक्ति। राष्ट्रपति राज्यपाल का पद 153 और 155 में उसकी नियुक्ति। वैसे ही राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 और उसका निर्वाचन किसमें? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 60 में उसका शपथ, 100 से 60, 100 से शपथ याद हो जाएगा। और आर्टिकल 72 में क्षमादान। अनुच्छेद 61 में उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति को जिस तरीके से हटाते हैं उसी प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति अपने मन से कोई कार्य नहीं करेगा, उसकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। इतना याद कर लीजिए, बहुत हो गया। हमारी पूरी कोशिश है कि गुरु आपका तस्वीर बदल जाए। सुना है ना दुष्यंत की एक लाइन? दुष्यंत की एक लाइन है, हो गई है पीर, पीर का मतलब दुख होता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बहुत हो गया अब, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। चलिए, संविधान संरक्षक किसे कहा जाता है? देखो, ये बात कोई और नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, केवल मैं ही बताऊंगा। सर कैसे बोल रहे हैं कि आप बताएंगे? देखिए, संविधान का संरक्षक अगर पूछा जाए, ऑप्शन में राष्ट्रपति भी रहे, सर्वोच्च न्यायालय भी रहे, तो ज्यादा सही है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कंसोडियम, गार्जियन, कंसोडियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में बोलते हैं कंसोडियम। संरक्षक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंसोडियम या गार्जियन, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंसोडियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं गुरु, याद कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, सांसद हो, सभी लोग जब शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री भी जब शपथ लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं संविधान का पालन करूंगा। मैं संविधान का शपथ में बोलते हैं पालन करूंगा। अकेला राष्ट्रपति है जो अपने शपथ में बोलता है कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा। देखिए, लक्ष्मीकांत में जाकर पढ़िएगा, मैं संविधान का पालन करूंगा, सब बोलता है। अकेला राष्ट्रपति है जो बोलता है कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा। अगर ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय न रहे तब आप राष्ट्रपति को भी आंसर लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुप्रीम भाई, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद आर्टिकल 124 में है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में उपराष्ट्रपति, सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो गुरु। मैं बोल रहा हूं आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अब तो लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य होता नहीं है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य मिलकर
उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता। क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो आपको बोलना है 0 रुपया। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है। याद कर लो, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसी को राज्यसभा का सभापति बनना होता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इसको नोट कर लीजिए। मुगल शासन में एकमात्र महिला जिसने मुगल शासन का इतिहास लिखा कौन था? एकमात्र महिला का नाम बताओ जिसने मुगल शासन का कैसा लग रहा है एक बार सेशन बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए बड़ी मेहनत करता हूं, अब बड़े दिल से पढ़ाता हूं। हम आपको मोटिवेट करते हैं कविता, कहानी और जीवन की वास्तविकता को बताकर। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। एक बार सभी लोग 832 लोग जुड़े हैं, 838 लोग, सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु, और एक बार बताइए कि सेशन आपको आज का कैसा लग रहा है। सेशन को 838 लोग हैं और 670 लाइक है, पर सेशन को लाइक कर दो गुरु। लाइक में कितना टाइम लगता है? लाइक बटन दबा दो, उससे अधिकतम लोग तक पहुंचता है मैटर। एक बार सेशन को लाइक कर दो, बता दो कि जी सर अच्छा लग रहा है सेशन। हाँ सर अच्छा लग रहा है। 838 कमेंट जल्दी से दे दो, 838 कमेंट। यदि चाहते हो इसी टाइप का धुआंधार सेशन चले तो, कॉन्सेप्ट वाइज चले तो। मुगल शासन में एकमात्र महिला थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जिसने मुगल शासन का इतिहास लिखा था वो था हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा क्वेश्चन आता है, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा लिखा, जो कि मुगल शासन के इतिहास था। गुलबदन बेगम ये कौन थी गुरु? तो हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी। बाबर की एक पुत्री थी, सुपुत्री थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ये अकबर की बुआ थी, अकबर की बुआ थी, अकबर के समय भी थी ये, है ना। ये पढ़ाई लिखाई में काफी अव्वल थी, इसीलिए इसको अलग से मिल गया था कमरा कि आप तैयारी कीजिए आईएएस का, मतलब आईएएस मतलब पढ़ाई लिखाई करने का। तो एकमात्र महिला थी मुगल शासन में जिसने मुगल शासन का इतिहास लिखा, वो थी हुमायूं नामा लिखने वाली गुलबदन बेगम। और कोई मुगल शासन की महिला नहीं थी जिसने कोई किताब भी लिखा हो, इसको याद कर लीजिए। वैसे बता दें कि अकबर के शासनकाल के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल के, मुगल शासन के या मुगल साम्राज्य में जो महिलाएं थी उनको शादी करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुगल वंश जो अकबर बाबर के परिवार की महिलाएं थी, परिवार पूरे शासन में नहीं, परिवार की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको विवाह करने पर रोक लग गया था। कारण यह था कि अकबर ने सोचा कि जिस प्रकार मुगल सत्ता की प्राप्ति के लिए भाई आपस में लड़ रहे हैं, यदि बहन की शादी कर दिए तो दामाद भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, एक और नया लड़ाई पनपेगा। इससे अच्छा है कि बहनों का विवाह मत करो। तो अकबर के जमाने से मुगल दरबार के या मुगल वंश के लड़कियों के विवाह पर पाबंदी लग गया था, और उस समय जनरली लड़कियों का विवाह बंद हो गया था। चलिए, अच्छा नहीं हुआ था। आगे आइए, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? देखिए, ये वही व्यक्ति हैं जो लक्ष्मण सेन, बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई रहते थे। गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे, और पवन दूत के लेखक, पवन दूत किताब का नाम है, पवन दूत के लेखक जयदेव रहते थे, सॉरी धोई रहते थे। धोई ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? बंगाल के राजा, बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में, बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। नोट कर लीजिए, बंगाल के राजा, सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में पवन दूत के लेखक धोई रहते थे और गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। जयदेव ने एक चीज और लिखा, दशावतार स्तुति। क्वेश्चन आता है, दशावतार स्तुति किसने लिखा? भगवान विष्णु के 10 अवतार का संस्कृत में स्तुति है, दशावतार स्तुति। और गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव। पवन दूत के लेखक थे धोई। ये दोनों लोग रहते थे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में। चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो।
रासो चंद बरदाई की किताब का नाम था। जैनक के पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, ये जैनक के पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज विजय। बाकी ने मैंने बता दिया। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक है जैनक। जैनक और चंद बरदाई ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। जैनक और चंद बरदाई ये दोनों कहाँ रहते थे गुरु? ते रहते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। किसने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाना चाहिए? किसने कहा था? गुरु सेशन को लाइक कर दो। आज क्रांति उड़ेगा, आज आंधी आएगी। पॉलिटी भी हो रहा है, हिस्ट्री भी हो रहा है, आगे ज्योग्राफी भी होगा। चलो गुरु, किसने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ। लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। कई बार मैंने चर्चा किया है। अगर गलती उत्तर दिए तो भैया कनपट्टी फोड़ देंगे, ये बात की गारंटी है। किसने कहा आजादी के बाद खत्म हो जाए कांग्रेस? तो महात्मा गांधी ने कहा था। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर कोई बोले कि मेरे रहते कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, कांग्रेस अपनी बर्बादी, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे भारत में रहते कांग्रेस खत्म हो जाए, अगर ऐसा पूछा जाए तो आंसर होता लॉर्ड कर्जन। मेरे भारत में रहते कांग्रेस खत्म हो जाए तो लॉर्ड कर्जन, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए तो महात्मा गांधी। इसको याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का त्वरण यानी सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी, स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण। क्या होता है? स्मॉल जी। इसका फॉर्मूला होता है जीएम। इसका फॉर्मूला होता है गुरु GM/r²। भाई सबसे ज्यादा कहां होता है ये? तो सबसे ज्यादा होता है, नोट कर लीजिए, जहां आर सबसे कम होगा वहां सबसे ज्यादा होगा ये। तो धरती जो है ना, आपको बता दें कि धरती पोल पर चपटी है। धरती पोल पर चपटी है तो धरती का रेडियस सबसे ज्यादा कहां होगा? इक्वेटर पर। और सबसे कम कहां होगा? पोल पर। तो जहां रेडियस कम होगा वहां जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जी का मान क्या होता है? पोल पर होता है। पोल पर यानी ध्रुव पर। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान ध्रुव पर। और सबसे कम कहां होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर लिख लीजिए, जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। सबसे कम यानी इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर आर जो है रेडियस धरती का वो ज्यादा है, और नीचे का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो पूरा का वैल्यू कम जाएगा। गणित जानते हैं ना, हर में हर का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाए तो पूरा भिन्न का वैल्यू घट जाता है। तो भैया आर का मान सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर है। तो सबसे ज्यादा आर विषुवत रेखा पर है त्रिज्या। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम गुरुत्वाकर्षण कहां होगा? विषुवत रेखा पर। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां होगा? पोल पर। तो सबसे अधिक कहां पर होता है? सर्वाधिक पूछ रहा है तो कहां होगा? ध्रुव पर। नोट कर लीजिए, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। वैसे बता दें कि जी का मान औसतन जो स्मॉल जी है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान, ये प्रश्न का उत्तर जो बताएगा, जो लड़का इस प्रश्न का उत्तर बताएगा, हम समझेंगे कि उत्तर का स्मार्ट है। बड़ी आपको घमंड है कि हमको साइंस आता है, तो नहीं बताओ तो इसका आंसर हम जान जाएंगे कि आपको साइंस आता है। आसान क्वेश्चन देखने में लग रहा है पर आसान है नहीं। जल्दी बताओ, दिमाग से लगाओगे तो आसान है। जो इसका उत्तर देगा हम समझेंगे ठीक है जी। किसी वस्तु का द्रव्यमान, मास धरती पर 50 किलो है तो चांद पर कितना हो जाएगा? ये बताएगा भैया, जल्दी बताओ। जो बताएगा हम समझेंगे कि ना ठीक है, तुम लोगों का बहुत अच्छा है। चलिए बताइए भाई, लगते हैं कि सभी लोग सही बता देंगे क्या? सब सही नहीं बता रहा है। कुछ लड़का सही बता रहा है पर कुछ सही बता रहा है। 1/6 गलत उत्तर। गलत उत्तर भैया। द्रव्यमान कह रहा हूं, भार नहीं। द्रव्यमान चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। 50 केजी यदि आपका वजन है तो चांद पे जाओ चाहे मंगल पे जाओ, आपका वजन 50 किलो रह जाएगा। भार, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम भार कहते हैं, वो 1/6 होता है। क्लियर है?
द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं। द्रव्यमान लेके तो कहीं चले जाओ सेम द्रव्यमान होगा हर जगह। खा गए न कच्चा, लेकिन बहुत लोग सही बताए। यदि किसी वस्तु का वेज नहीं वेग, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? किसी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी को कितना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, यानी v को क्या बना दिया जाए? 2v। तब उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है गुरु? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुना मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। भैया जब वेग v है तो इसका फॉर्मूला है 12 mv स्क्वायर, लेकिन कह रहा है गति को दुगना कर दिया जाए, मास इंटू 2v कर दिया जाए तो 2v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना मास इंटू 2 दूनी 4 v स्क्वायर, यानी कुल मिला के 4 गुना, यानी 1/2 mv स्क्वायर में कितना परिवर्तन हो गया? जब उसके गति को 2 गुना बढ़ाया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। किसी भी वस्तु के गति को 2 गुना कर देते हैं तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाता है? पहले v था, अब हो गया 2v, और 2v का स्क्वायर कितना होता है? 4v स्क्वायर, तो कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना। याद रखिए। आगे आ जाओ। किसी वस्तु के गति को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इनमें से जल किसका मात्रक है? जल नहीं, जूल होगा, गलती टाइप हो गया है। इनमें से जूल किसका किसका मात्रक है? जूल बताओ, जूल में हम किसको मापते हैं? कार्य को, ऊर्जा को, या दोनों को? इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। जूल में हम किसको मापते हैं? दोनों को मापते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है, नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी किस पठार से बहती है? पत्थर हो गया टाइप मिस्टेक इस बार बहुत हुआ है। सेशन को लाइक कर दो गुरु भाई। किस पठार से बहती है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी किस पठार से बहती है? जल्दी बताइए। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? भी लिख लीजिए। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है त्रैंबक गांव महाराष्ट्र से। त्रैंबक गांव महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। उसी तरह से कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में ही महाबालेश्वर से। महाराष्ट्र में ही महाबालेश्वर से निकलती है कौन नदी? तो निकलती है कृष्णा नदी। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मागिरी हिल से। कर्नाटक में ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है कौन? ये निकलती है कावेरी नदी, कर्नाटक के ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है गुरु? तो यह है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अब पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो ये तीनों नदियां किस पठार से बहती हैं? तो दक्कन का लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन के पठार से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी बहती है। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्रैंबक गांव से, कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से, कावेरी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से। ये तीनों नदियां दक्कन के पठार से गुजरती हैं। और एक लाइन और लिख लो, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। लिखो, डेक्कन लावा प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। दक्कन का लावा पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का लावा पठार है। और यहां पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार, ये भी लिख लो। भारत में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहां मिलता है? दक्कन के पठार पर। और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। काली मिट्टी का
काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ मिलता है? दक्कन के लावा पठार पर। और दक्कन के लावा पठार से ही कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है। और दक्कन के लावा पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अच्छा, एक चीज और है इसमें, मालवा का पठार। मालवा का पठार को हम लोग सोयाबीन का पठार कहते हैं। मालवा के पठार को हम लोग सोयाबीन का पठार कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती मालवा के पठार पर होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन पूछा जाए किसमें मिलता है? मछली में, मांस में, कि दूध में, कि अंडा में, कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में। और सोयाबीन सबसे ज्यादा किस पठार पर मिलता है? मालवा के पठार पर। इसीलिए मालवा के पठार को हम सोयाबीन का पठार भी कहते हैं। मालवा के पठार को हम सोयाबीन का पठार भी कहते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। अब भारत का सबसे ऊंचा पठार लिख लो, ये भी लिख लो, बड़ा पठार तो दक्कन का पठार। अब भारत का सबसे ऊंचा पठार लिख लो, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। सवाल छूटेगा कहां से? कहां से पूछोगे? पूछ लो बेटा, पढ़ाने वाला आदमी पर डिपेंड करता है। छोटा नागपुर का पठार के लोहरदग्गा से क्या मिलता है? छोटा नागपुर का जो पठार है इसे खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। जितने भी पठार हैं उनमें सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर के पठार पर। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। और छोटा नागपुर के लोहरदग्गा से क्या मिलता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मतलब बॉक्साइड। एल्युमिनियम बोलो या बॉक्साइड बोलो, एक ही बात है। छोटा नागपुर के पठार के लोहरदग्गा से एल्युमिनियम या बॉक्साइड मिलता है। और छोटा नागपुर के पठार के जादूगोड़ा से क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम मिलता है। छोटा नागपुर के पठार के झरिया से, बोकारो से, धनबाद से, गिरिडीह से, कर्णपुर से, इस सब से क्या मिलता है? कोयला मिलता है। नोट करो, छोटा नागपुर के पठार में झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुर, इन सब जगह से क्या मिलता है? कोयला मिलता है। जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। और बॉक्साइड कहां से मिलता है? लोहरदग्गा से मिलता है। और छोटा नागपुर के पठार में नोआ मंडी से लोहा मिलता है। क्या मिलता है? लोहा मिलता है। इसको नोट कर लीजिए। छोटा नागपुर के पठार पर इतना ज्यादा खनिज मिलता है कि इसे खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। अंग्रेजी में इसे गोडाउन्स ऑफ मिनरल कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? लाल मिट्टी का सर्वाधिक, इस सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आने वाला है। टोटल 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार गुरु किस राज्य में है? लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में है। क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड, नोट कर लीजिए, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्वेश्चन आता है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। एक बात और आता है कि भैया मंगल ग्रह, आपने सुना है ना, मंगल ग्रह, उसका भी रंग लाल है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल ग्रह का भी लाल रंग क्यों है? तो आंसर यही होगा, आयरन ऑक्साइड। मंगल ग्रह का रंग लाल, आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों? तो आयरन ऑक्साइड। एकदम रट लीजिए। और तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार लिखो महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में। और जलोढ़ मिट्टी का उत्तर प्रदेश में। याद कर लो। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी। और कपासी मिट्टी, एकदम रट्टा मार लो। लुधियाना किस नदी के किनारे है? लुधियाना पंजाब में है। पहले बिहार के मजदूर लुधियाना कमाने के लिए जाते थे, अब न लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे। उस जमाने में सूरत, लुधियाना, बिहार के मजदूर पहले, अब बिहार पलायन के लिए जाना जाता था। हालांकि
नीतीश कुमार जी के आने के बाद बहुत सारे सूरत बदले हैं बिहार के, उद्योग नहीं लगे फिर भी रोजगार के साधन बढ़े हैं। पलायन कुछ हद तक रुका है लेकिन उतना भी नहीं रुका है। भाई लुधियाना पंजाब का एक नगर है जो सतलज नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे, एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके बता देता हूं इससे, जो बहावी आंदोलन शुरू हुआ भारत में 1829 में, भारत में 1829 में बहावी आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन का मेन जो सेंटर था वो बिहार का पटना था और पंजाब का लुधियाना था। लिख लो, बहावी आंदोलन जो हुआ शुरू 1829 में, उसका मेन केंद्र पंजाब का लुधियाना और बिहार में पटना था, याद कर लीजिए। और सतलज नदी के किनारे लुधियाना है। आगे आइए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखो सेशन अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा देना चाहिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 483 बीसी में हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में। कैसे मान ले कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कैसे मान ले? पटना में क्यों नहीं मान सकते? तो क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे पता चलता है कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक का अभिलेख है। क्वेश्चन लिख लीजिए, किस अभिलेख से पता चलता है, किस अभिलेख से या अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है, शिलालेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। तो रूमिनदेई लिख लो, रूमिनदेई नेपाल में ही है। रूमिनदेई शिलालेख जो था ये नेपाल में ही है, ये अशोक का है। इसी से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुआ था। नोट कर लीजिए, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के घटना को हम संबोधि कहते हैं। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के घटना को हम संबोधि कहते हैं। और बुद्ध के पहला उपदेश जो बुद्ध ने दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का पहला उपदेश वो क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। ये भी नोट कीजिए, बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और याद रखिए, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। लिख लो, बुद्ध का पहला उपदेश पूछे तो बनारस के निकट सारनाथ में। अब बुद्ध का सबसे ज्यादा उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने कहा दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्योधन। बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन और माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, चचेरे भाई का नाम देवदत्त। और इनकी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। और बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी कौन? आम्रपाली। नोट कर लीजिएगा। चलिए, बुद्ध के बारे में इतनी बात हो गया, आगे आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, दक्षिण भारत की। अच्छा, बुद्ध ने घर छोड़ा था। बुद्ध ने जो घर छोड़ा उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति घटना को संबोधि। अब बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। बुद्ध मर गए उसे महापरिनिर्वाण। और बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के दूसरे गुरु थे। ये भी नोट कर लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जल्दी बताओ। इसका सही उत्तर है अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कितना है भैया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, ये केरल में है। कहां है गुरु? केरल में। दोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां है भैया? इसका नाम है दोदा बेटा और ये तमिलनाडु में है। ये कहां है गुरु? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा।
ये तमिलनाडु में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी केरल में है। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। यहाँ भारी मात्रा में लोहा मिलता है। कर्नाटक के कुद्रेमुख में भारी मात्रा में लोहा मिलता है, भी नोट कर लीजिए। और कालसुवाई महाराष्ट्र में है। कालसुवाई कहाँ है? महाराष्ट्र। कालसुवाई महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। और कुद्रेमुख में भारी मात्रा में लोहा मिलता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ गुरु। इनमें से कौन सा पर्वत भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है? देखो भैया, सीखना चाहते हो तो सीख लो। कौन सा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है? तो विंध्यन भी है, सतपुड़ा भी है। देखो भाई, पर्वत ये दोनों होगा आंसर। पर्वत 4 प्रकार का होता है। पर्वत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का पर्वत होता है। पहला पर्वत है वलित पर्वत। वलित पर्वत या इसी को बोलते हैं मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन पहला पर्वत है। दूसरा पर्वत है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन नोट कर लीजिए। दूसरा, तीसरा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन माउंटेन। और चौथा पर्वत है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिड्यूअल माउंटेन। रेसिड्यूअल माउंटेन। यही 4 प्रकार का पर्वत है। दुनिया में कितने प्रकार के पर्वत हैं भैया? तो 4 प्रकार के। वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत नोट कर लीजिए। तो विंध्यन और सतपुड़ा, भारत में 2 ऐसे पर्वत हैं, विंध्यन और सतपुड़ा। इन दोनों को ही बोलते हैं हम लोग क्या? विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत को बोलते हैं भ्रंश पर्वत। और इसका यही फोटो है। यह है विंध्यन पर्वत और यह है सतपुड़ा पर्वत। यह है सतपुड़ा पर्वत, नोट कर लीजिए। विंध्यन और सतपुड़ा ये दोनों किसके उदाहरण हैं? तो भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। इनका निर्माण जमीन के धंसने से हुआ है। इनका निर्माण जमीन के धंसने से हुआ है। बीच का जमीन धंस गया, जिससे किनारे वाला भाग ये जो बच गया उसी को बोलते हैं विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चन आता है कि विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी नदी बहती है? इसका उत्तर दीजिए। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन आता है नर्मदा। नोट कर लीजिए। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा नदी बहती है। आगे आइए। भारत में मानसून सबसे पहले कहां से लौटेगा? मानसून सबसे पहले, मानसून का समय आ चुका है। केरला में मानसून पहुंच गया है। पटना में चिलचिलाती गर्मी है। कब पटना में आएगी देखना है गुरु। तो मैं कह रहा हूं कि भारत में मानसून सबसे पहले केरल में जाता है। केरल के बाद कर्नाटक में, फिर गोवा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर पंजाब में। अब पूछ रहा है पंजाब में, अब पूछ रहा सबसे पहले मानसून कहां से लौटेगा? कहां सबसे पहले आता है? कहां सबसे पहले आता है? केरल में। और सबसे बाद में कहां आएगा? पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। तो लौटेगा सबसे पहले कहां से? तो जहां सबसे बाद में पहुंचा है वहीं से लौटेगा जी। हम मान लो यहां से चले और यहां पहुंच गए, तो लौटेंगे कहां से? जहां से चले थे वहां से पहले लौटेंगे कि जहां पहुंचे वहां से लौटेंगे? तो जहां अंतिम रूप से मानसून पहुंचेगा सबसे पहले मानसून वहीं से लौटेगा। तो गुरु अंतिम रूप से कहां पहुंचता है? पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले कहां से लौटेगा? हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। और सबसे बाद में कहां से लौटेगा? केरल से। जहां सबसे पहले आया है वहां से सबसे बाद में लौटेगा। और सबसे पहले कहां से लौटेगा? जहां सबसे पहले पहुंचा है, यानी सबसे बाद में पहुंचा है। कहने का मतलब कि जहां मानसून सबसे बाद में पहुंचेगा वहां मानसून बड़ी कम समय तक रुकेगी। जहां मानसून सबसे बाद में पहुंचेगी वहां मानसून सबसे कम समय तक रुकेगी। सबसे बाद में जहां पहुंचेगी वहां से मानसून सबसे पहले लौटेगी। और जहां सबसे पहले पहुंचेगी वहां सबसे बाद में लौटेगी। यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मानसून कम समय रुकती है और केरला में मानसून ज्यादा समय रुकती है। ये समझ में आ गया ना? अरे समझ में आया कि ना आया? पटना से चले दिल्ली आप, तो लौटिएगा पटना से कि दिल्ली से लौटिएगा? तो पटना से दिल्ली चले आप, तो दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली से लौटिएगा जी। तो सबसे बाद में पहुंचे दिल्ली। पटना से चलबे किए थे आप, सबसे पहले पटने से चले थे, लेकिन पहुंच गए दिल्ली, तो पहले कहां से लौटिएगा? दिल्ली से। फिर धीरे धीरे कानपुर से, धीरे धीरे फिर पटना पहुंचिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां सबसे पहले चलिएगा वहां से सबसे बाद में लौटिएगा, और जहां सबसे बाद में पहुंचिएगा वहां सबसे पहले लौटिएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल क्या है गुरु?
भारत में सबसे अधिक जिप्सम कहां मिलता है? भारत में सबसे अधिक जिप्सम पूछा जाए या चूना पत्थर पूछा जाए, भारत में सबसे अधिक जिप्सम, भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर और भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर। लिखो तीनों चीज, संगमरमर, भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर, भारत में सबसे ज्यादा चूना पत्थर, भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम और भारत में सबसे ज्यादा जिंक, जस्ता। ये सब कहां मिलता है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा जस्ता पूछा जाए तो राजस्थान में, सबसे ज्यादा जिप्सम पूछा जाए तो राजस्थान में, और सबसे ज्यादा चूना पत्थर पूछा जाए तो राजस्थान में, और सबसे ज्यादा संगमरमर पूछा जाए, संगमरमर पूछा जाए तो भी राजस्थान में। सबसे ज्यादा जस्ता, जिप्सम, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब कहां? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैग्नीज, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन, दाल तो हालांकि राजस्थान चला गया, अब दाल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 हो गया, इसको हटा सकते हैं आप भैया। सबसे ज्यादा मैग्नीज, सबसे ज्यादा सोयाबीन, सबसे ज्यादा बाघ की संख्या, सबसे ज्यादा भारत में बाघ कहां रहता? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज कहां है? मध्य प्रदेश में। तांबा कहां है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा तांबा, सबसे ज्यादा मैग्नीज, सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती और बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिए। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अभ्रक के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? अभ्रक यानी माई का। आपने देखा है ना, जो रंग होता है होली में, सूखा हुआ रंग, भारत में जो होली के दिन देखे हैं आप लोग, सूखा रंग, अबीर जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ चमकता है, चमचम करते रहता, देखे हैं आप, उसी को अभ्रक कहते हैं। वैसे गंगा जी के रेत में भी मिलता है। पटना में गंगा जी के रेत में जाइएगा ना दोपहर में, चमचमाता वो क्या है? अभ्रक है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक कहां मिलता है गुरु? तो मिलता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद झारखंड में। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, और उसके बाद झारखंड में। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद झारखंड में। झारखंड में भी कहां? हजारीबाग और कोडरमा। झारखंड में भी हजारीबाग और कोडरमा में, झारखंड में हजारीबाग और कोडरमा में सबसे ज्यादा अभ्रक मिलता है। नोट कर लीजिए, झारखंड सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड में। अभ्रक के बारे में एक बात जान जाओ, अभ्रक के विषय में एक बात जान जाओ, विद्युत का होता है कुचालक, विद्युत का कुचालक, लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। लिखो, अभ्रक विद्युत का कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लिखो, अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, लेकिन अभ्रक हीट का गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए अभ्रक का उपयोग जो प्रेस करते हो ना, तुम प्रेस, कपड़ा प्रेस करते हो, स्त्री, जिसके नीचे का जो पट्टी होता है ना, पट्टी जिससे प्रेस करते हो, किसका बना होता है? अभ्रक का बना होता है गुरु। प्रेस करने वाला पट्टी किससे बना होता है? अभ्रक का। तो हीट का सुचालक, उष्मा का सुचालक होता है अभ्रक, माई का, लेकिन विद्युत धारा का कुचालक होता है। चलिए इतनी बात याद कर लीजिए, बहुत कुछ होगा गुरु। आगे आओ, भारत में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? शानदार सवाल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर मूल रूप से कहां है? ब्रिटेन में। मैनचेस्टर है कहां? ब्रिटेन में है। आई किसके लिए फेमस है? सूती कपड़ा के लिए। सूती कपड़ा के लिए दुनिया में जहां जहां भी भारी मात्रा में सूती कपड़ों की मील होता है, वहां वहां के जगह को हम मैनचेस्टर बोलते हैं। पर रियल में मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, लेकिन जहां जहां सूती कपड़ों की भारी मात्रा में उत्पादन होता है, उस जगह को हम लोग मैनचेस्टर बोल देते हैं। क्लियर है? हम लोग हर दिन शाम 7:30 बजे, हर रोज 7:30 या 8 बजे, हर दिन हम इसी प्रकार के बेहतरीन शानदार सेशन लेकर आते हैं। आप लोग कहीं भी किसी भी समय पर हो, 7:30 बजे अपना फ्री टाइम करके कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। हर दिन शाम 7:30 बजे इसी प्रकार की प्रश्नों की और डिस्कशन की आंधी आएगा। बेहतरीन सेशन होगा गुरु। तो मैनचेस्टर मूल रूप से कहां है? ब्रिटेन में है। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा सूती कपड़ों का उत्पादन गुजरात के अहमदाबाद में होता है। इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अगर पूछा जाए पूरे भारत का मैनचेस्टर, तो आंसर होगा अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर, और बंबई को बोलते हैं कॉटनोपोलिस। कॉटनोपोलिस, कॉटनोपोलिस क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, कॉटनोपोलिस के नाम से किसे जानते हैं? बंबई। कॉटनोपोलिस पूछे तो बंबई। पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अब बिहार का मैनचेस्टर, बिहार का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर तो ये गुरु होगा गया जिला का मानपुर, गया का मानपुर ब्लॉक, गया जिला का मानपुर, भागलपुर को नहीं। अरे भागलपुर में सूती कपड़ा थोड़े ना बनता है, भागलपुर में बनता है सिल्क कपड़ा, भागलपुर में बनते हैं सिल्क का कपड़ा। नोट कीजिए, सूती कपड़ा जहां बनेगा उसी को हम बोलते हैं मैनचेस्टर। भागलपुर में सूती कपड़ा नहीं बनता, सिल्क का कपड़ा बनता है, इसीलिए भागलपुर को हम सिल्क सिटी कहते हैं, मैनचेस्टर नहीं कहते। बिहार का मैनचेस्टर गया का मानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और बंबई को क्या बोलते हैं? कॉटनोपोलिस कहते हैं। नोट कर लीजिए। वैसे चीन का मैनचेस्टर संघाई, चीन का मैनचेस्टर संघाई, और अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल, अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल, चीन का मैनचेस्टर संघाई, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले प्रश्न पे आते हैं। रेटिनॉल के नाम से कौन सी विटामिन जाना जाता है? कौन सी विटामिन है जिसे रेटिनॉल के नाम से जानते हैं? भैया याद करिए, हमेशा जिंदगी में याद रखिए, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। एकदम इतिहास बदलना है, हर हाल में बदलना है। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। चलिए, रेटिनॉल के नाम से कौन सी विटामिन जाना जाता है गुरु? तो विटामिन सी, विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को क्या जानते हैं? कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से विटामिन डी जाना जाता है। अब विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। विटामिन सी की कमी से, लिख लो, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स, रिकेट्स, या इसी बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। नोट कर लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और एक और बीमारी है जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जेरोप्थेल्मिया। अब विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में ह्रास, जनन क्षमता कम हो जाता है, जनन क्षमता कम हो जाता है। भाई विटामिन ई की कमी से जिन व्यक्तियों में जनन क्षमता का ह्रास होता है उन्हें अकुरा हुआ चीज खाने का सलाह दिया जाता है। अकुरा गेहूं, अकुरा चना खाने से विटामिन ई की कमी पूर्ति हो जाता है। जनन क्षमता का ह्रास विटामिन ई, विटामिन ए रतौंधी जेरोप्थेल्मिया, विटामिन डी रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, अब विटामिन सी स्कर्वी। यह होता है बीमारी। नोट कर लीजिए। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जनन क्षमता, आ ही गया, जनन क्षमता में ह्रास। अभी क्वेश्चन का उत्तर गलती दोगे तो हम क्या समझेंगे कि आप ध्यान से मेरे सेशन को, अब ज्यादा नहीं है, 5-7 सवाल और है, इसलिए देखते रहो, कहीं जाना मत। सेशन को लाइक कर दो गुरु। और आप लोगों से एक बहुत बड़ा शिकायत है, हमारा शिकायत है कि जब मैं लाइव सेशन खत्म करता हूं तो 1000 लोग देख रहे होते हैं, भैया कम से कम 800-900 लोग तो कमेंट करिए कि सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा तो बताया कीजिए, हाँ सर ठीक लगा। कोई शिकायत है तो भी लिखिए। जनन क्षमता में ह्रास के पीछे कौन सी विटामिन का योगदान है? कौन सा विटामिन है जिससे जनन क्षमता में ह्रास होता है? मैंने बता दिया था, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में ह्रास होता है, अभी बताया हूं। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। एक मिनट। इनमें से कौन सी बीमारी अनुवांशिक है? अनुवांशिक का मतलब बाबा में भी वो बीमारी था, बाबूजी में भी वो बीमारी है, और हमारे में भी आ गया। कौन सी बीमारी है जो हमारे परबाबा को भी था, हमारे बाबा को भी हुआ, हमारे बाबूजी को भी हुआ, और हमको भी हो गया? उस बीमारी को हम बोलते हैं जेनेटिकल डिजीज, अनुवांशिक बीमारी। और याद रखिए, कोई भी अनुवांशिक बीमारी पुरुषों में होता है लेकिन उसको पहुंचाती उसकी मां है। ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक बीमारी में सबसे बड़ा गुण है कि पहुंचाने वाला जो वाहक होती है
वो कौन होती है? मदर होती है, माँ होती है। होता पुरुष में है पर पहुंचाती माँ है, याद रखिएगा। तो भैया आनुवांशिक बीमारी दोनों है, हेमोफीलिया भी है और थैलीसीमिया भी है। थैलीसीमिया, होमोफीलिया, ये दोनों किस में आता है? आनुवांशिक बीमारी में आता है। थैलीसीमिया भी और होमोफीलिया भी, ये दादा से लेके बेटा तक सब में होता है प्रवाहित। थैलीसीमिया, होमोफीलिया। होमोफीलिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर कट जाए तो खून नहीं बंद होगा, लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, कटा हुआ है तो खून बंद नहीं होगा। होमोफीलिया में ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। कोई वस्तु गाड़ी में बैठा है, एकाएक गाड़ी खुलने पर क्या होता है? पीछे की ओर सूख जाता है, झुक जाता है। गलती टाइप हो गया, आज बहुत सारा गलती टाइप हुआ। कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है और पीछे झुक जाता है, अगर गाड़ी खुलने लगे, अब गाड़ियां मान लो गाड़ी में तुम बैठे हो, एकाएक गाड़ी खुल गया तो तुम नहीं पीछे झुक जाते हो, और गाड़ी में एकाएक ब्रेक लगा चलते हुए तो तुम आगे चले जाते हो। तो गुरु, आगे जाना गाड़ी में ब्रेक लगने के बाद या गाड़ी खुलने के बाद पीछे आना, ये किसके कारण होता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम है, उसके कारण ही हम चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है। पूछा जाए क्यों, तो बोलेंगे जड़त्व का नियम। चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक क्यों है? तो जड़त्व का नियम। भैया कोई वस्तु पीछे झुक जाए या आगे चला जाए ब्रेक लगने पर, क्यों? तो जड़त्व का नियम। लिख लो, जड़त्व का नियम किसने दिया था? ये दिया था गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम दिया किसने? गैलीलियो। लेकिन गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। न्यूटन का प्रथम गति नियम ही जड़त्व का नियम है, लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो। अब प्रथम गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। याद रखो, एक बात लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं। न्यूटन के पहले गति नियम से, लिखो, न्यूटन के पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के पहले गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का फॉर्मूला, सूत्र मिलता है। न्यूटन के पहले गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बल का डिफिनेशन मिलता है, फोर्स का डिफिनेशन। न्यूटन के दूसरा गति नियम से बल का फॉर्मूला, बल का सूत्र मिलता है। और न्यूटन के तीसरे गति नियम से, लिखो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। न्यूटन के तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर ही रॉकेट काम करता है। लिखो, रॉकेट और जेट प्लेन, रॉकेट और जेट प्लेन ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। लिखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट और जेट प्लेन काम करता है। ये तीसरे गति नियम पर आधारित है। न्यूटन के दूसरा गति नियम से बल का फॉर्मूला और पहला से बल की परिभाषा याद रखना गुरु, एकदम छूटेगा नहीं सवाल। आगे आ जाओ। हैबर विधि से किसका निर्माण किया जाता है? चारों गलत ऑप्शन है, चारों ऑप्शन गलत है। हैबर विधि से किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का। अमोनिया का निर्माण करते हैं। तीनों ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। भैया अमोनिया, हैबर विधि से किसको बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया को बनाते हैं हैबर विधि से, नोट कर लीजिए आप लोग, हैबर विधि से अमोनिया बनता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? भैया धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3, Na2CO3 10H2O। यह है धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं हिंदी में सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, यही फॉर्मूला है धोने वाला सोडा का। धोने वाला सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। लेकिन खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। ये फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है भैया? ये खाने वाला सोडा का नाम है, और धोने वाला सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला भी लिख दिया हूं वहां पर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं भैया? KOH। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये सब फॉर्मूला परीक्षा में सीधे आता है। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास किसको बोलते हैं? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जाएगा प्रश्न कहां? चूना पत्थर को कितने डिग्री पर गर्म करने पर वह टूटता है? चूना पत्थर यानी CaCO3, अभी बताया हूं। चूना पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। चूना पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। और चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है
CaCO3 पूछ रहा है चूना पत्थर को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए ताकि वो CO यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल जाए, यही पूछ रहा है। CaCO3 को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से ये टूट जाता है, तो लगभग 1000 डिग्री, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिएगा। वैसे 997 डिग्री पर कहा जाता है। 997 डिग्री सेल्सियस पर चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो क्या बदल जाता है, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। चूना और कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा चूना, ये जलता हुआ चूना है। जब इस CaO को हम पानी में डाल दें, पानी मतलब H2O में डाल दें, तो यही बन जाता है CaOH का होल 2। इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। भैया जब पानी में नहीं डाले हैं चूना को, चूना का फॉर्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, चूना का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसको पानी में नहीं डाले हैं तो बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, लेकिन जब इसको पानी में डाल देते हैं इसी को बोलते हैं बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी CaCO3 जो पहाड़ से निकालते हैं, इसको जब 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बन जाएगा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस चूने को हम पानी में डाल देंगे, ये वाटर है, पानी है, पानी में डाल देंगे तभी बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी में डालने पर बूझ जाएगा तो इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। याद रहेगा ना। चलिए भाई, क्यों बोलेंगे बूझा हुआ चूना, क्योंकि पानी में डाल दिए तो जितना उछलना था उछल लिया। देखे ना, रंगाई पोताई वाला जो चूना होता है उसको पानी में डालने पर खदखदाने लगता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का नियम किसने दिया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नियम मैक्सवेल और फ्लेमिंग दो लोगों ने दिया था। फ्लेमिंग लिखिए, मैक्सवेल और फ्लेमिंग इन दो लोगों ने दिया क्या, इन दो लोगों ने दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लिख लो, मैक्सवेल ने दिया विद्युत धारा का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। पूछा जाए विद्युत धारा का राइट हैंड रूल किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। ऐसे राइट हैंड रूल ये मैक्सवेल ने दिया था, उसको ऐसे था। और विद्युत धारा का लेफ्ट हैंड रूल किसने दिया, ऐसे फोटो बनता है। लेफ्ट हैंड रूल किसने दिया, फ्लेमिंग ने ये दिया। फ्लेमिंग ने क्या दिया, तो लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल दिया यानी बाम हस्त नियम। लिखो, परीक्षा में डायरेक्ट आएगा। बाम हस्त नियम किसने दिया, बाम हस्त नियम किसने दिया, फ्लेमिंग। और राइट हैंड रूल किसने दिया, तो ये दिया मैक्सवेल ने। ये दोनों क्या था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताने के लिए फ्लेमिंग का नियम और मैक्सवेल का नियम आया था। और मैक्सवेल ने क्या दिया, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने क्या दिया, फोटो याद रखो, ये मैक्सवेल वाला राइट हैंड और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आते हैं हम लोग, आगे आ जाओ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, लगता है क्वेश्चन खत्म। 44 नंबर क्वेश्चन था। कैसा लगा आज का सेशन, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, मजा आ गया तो गुरु एक बार कमेंट करके, सभी लोग 1000 लोग जुड़े हैं, मैं दिल से चाहता हूं कि अगर बहुत अच्छा सेशन सच में लगा तभी तक लाइक नहीं तो लाइक कर दो गुरु। और सभी लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि आप सभी लोग इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगा लीजिए और एक बार जाते जाते कमेंट करके जाइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। हमें 1000 कमेंट चाहिए। यदि आप 1000 कमेंट आज कर दिए तो कल से इसी प्रकार के डिस्कशन के साथ हम 100 प्रश्न लाएंगे। लेकिन अगर कमेंट करेंगे तब तो कैसा लगा कमेंट कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में सेशन को लगा लीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे फिर से ऐसे ही जंगबाज सेशन के साथ। तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तुरंत 10 मिनट के अंदर आशुतोष सर आएंगे क्विज लेकर के। आशुतोष सर अभी क्विज लेकर आएंगे, कहीं मत जाइएगा, उनके क्विज से जुड़िएगा और अपना डिसाइड कीजिएगा कितना स्कोर आपका आ रहा है। अभी 10 मिनट के अंदर क्विज लेकर आशुतोष सर आने वाले हैं, कहीं जाइएगा मत, पानी उनी पी के बैठ जाइएगा।